हेलो दोस्तों, आज क्लास 9 विज्ञान के चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। परीक्षा के लिहाज से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो कि लेवोजियस के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? पहला ऑप्शन है पदार्थ की अनस्वरता का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है अपवर्त्य अनुपात का नियम और चौथा है गैसीय आयतन का नियम। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेवोजियर के दो सिद्धांत बताए गए हैं, एक है स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा है स्थिर द्रव्यमान का नियम। तो उसमें से यहाँ पे बोला गया कि जो अनुपात हमेशा सेम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये किस आधार पर दिया गया है? तो स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर। दूसरा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? किस वैज्ञानिक ने बोला था कि जो परमाणु है वो उसको हम और विखंडित नहीं कर सकते हैं? तो डाल्टन ने ऐसा बोला था। ठीक है, डाल्टन ही ऐसा व्यक्ति था जो परमाणु जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो परमाणु शब्द सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। देखिए, आप कर्नाड से नहीं कंफ्यूज होइएगा। कर्नाड ने हिंदी में ऐसा बोला था कि ऐसा एक कौन सा पदार्थ है, वो अपने बोले थे कि ऐसा परमाणु बोलेंगे जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते छोटे कणों में। डाल्टन ने एटम थ्योरी दिया, एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने दिया था कि एटम को और भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एटम दिया। वह एटम का हिंदी में नाम खोजेगा कि एटम को हिंदी में क्या कहेंगे। तो उन्होंने पीछे जाके देखा कि अरे कर्नाड ने तो खोजा है, ठीक है, और उन्होंने उसका नाम परमाणु दिया है, तो एटम को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा कहीं कि परमाणु शब्द किसने दिया, ठीक है, तो वो हम डाल्टन लिखेंगे। ठीक है, कर्नाड ऑप्शन में ज़्यादातर नहीं देते हैं, डाल्टन ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ है दूसरा प्रश्न का उत्तर हमारा डाल्टन हो जाएगा जिन्होंने अविभाज्य का थ्योरी दिया है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रह सकते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये एक तरह से आपका परमाणु की परिभाषा हो गई, इसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, कि तत्व की ये सबसे सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त रूप से नहीं रह सकते। अणु मुक्त रूप से रह सकता है लेकिन परमाणु मुक्त रूप से नहीं रह सकता है। ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु है? मतलब ऐसा अणु है जिसमें बस एक परमाणु रहता है और वो एग्जिस्ट कर सकता है स्वतंत्र रूप से। तो ये जो होते हैं ये ज़्यादातर होते हैं कौन? ज़्यादातर अक्रिय गैसेस होते हैं। तो ये होगा इसका आंसर आर्गन होगा। अगला प्रश्न है कि तत्व ए और तत्व बी की संयोजकता क्रम से 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र। यौगिक यहाँ पे देखिए, ए हो गया और बी हो गया। इसमें बोला कि संयोजकता है ए का 3 है और बी का 2 है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के नीचे चला जाएगा 2 और बी के नीचे आ जाएगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा A2B3 जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है कि सोडियम फॉस्फेट के अणुसूत्र क्या होंगे? यहाँ अणुसूत्र क्या हो गया? सोडियम हम लोग जानते हैं Na और फॉस्फेट हो गया PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं। सोडियम का हम लोग को पता है 1 होता है, 1+ होता है। ठीक है, इसका जो आणविक जो वैल्यू होता है वो 1+ होता है, और फॉस्फेट का जो होता है 3- में होता है। ठीक है, ये कुछ आप पिछले वीडियो में NCERT अगर आपके पास बुक होगा या BTBC, दोनों तो सेम ही हम कई बार बता चुके हैं। तो उसमें एक ये बना हुआ था, एक चार्ट दिया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि किस का कितना उस पर पावर होता है, तो उसको बोलेंगे कि कितना उसका आयनिक गुण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे सोडियम का 1+ हो गया, फॉस्फेट का 3 हो गया। 3 जो आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉस्फेट यहाँ चला जाएगा, तो ये Na के नीचे 3 आ गया और फॉस्फेट के नीचे आ गया 1, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3। फॉस्फेट 1 नहीं भी आ जाएगा तो हम लोग Na3
PO4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग फिर लिख दे रहे हैं NaPO4 एक साथ लिखेंगे। ठीक है, Na के नीचे +1 डालेंगे। हम लोग को पता है कि सोडियम का 1 होता है और फॉस्फेट का यहाँ 3- रहता है। ये Na के पास 3 चला गया, Na के पास 3 चला गया, फॉस्फेट जो हो गया यहाँ पे 1 चला गया, और ये 1 हम लिखे या ना लिखे बात बराबर है, इसीलिए हम Na3PO4 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया C। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि डाल्टन के अनुसार क्या कहे थे डाल्टन क्या ये कहे थे कि परमाणु गोलाकार है? नहीं, डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य हैं। हाँ, डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य है। अगला आप देख लेते हो ऑप्शन क्या है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक है, ये भी नहीं डाल्टन ने कहा था। आवेशित कण से बना, ये भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य, किस चीज़ से बना था ये सब नहीं बोले वो। फिर यहाँ पर आता है एक और प्रश्न कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, नंबर जो यहाँ दिया गया है कि 18 ग्राम जल में, जल यानी जल को हम लोग क्या लिखते हैं, इसके सूत्र में कैसे, रासायनिक सूत्र जल का क्या होता है? H2O होता है। इसमें कितनी मात्रा ऑक्सीजन की है? तो हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन करता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का हम लोग को वेट पता है कि 16 ग्राम है। तो ये टोटल जोड़ के H2O जोड़ के 18 ग्राम हो रहा है। यानी 18 ग्राम जो दिया हुआ है वो एक अणु का भार दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि ये 16 ग्राम ही यहाँ ऑक्सीजन होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 16 होगा, D। अगला प्रश्न है कि यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाने का आसान से देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि X और Y ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि X लिखे और Y, और इसके नीचे दिया हुआ है 3 और ये 4, इसको क्रॉस करते हैं। X के पास जाएगा नीचे 4 और Y के पास जाएगा नीचे 3, तो X4 Y3। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सही, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है B, वो जो कि गलत है, B नहीं होगा, A होगा। अगला प्रश्न है कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बोला गया, बस क्लोरीन बोला जाता तो हम लोग 35.5 लिख देते, लेकिन क्लोरीन गैस बोला गया। क्लोरीन गैस मतलब Cl2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो यानी 35.5 में हम लोग गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ओके, तो यहाँ 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ 71 ग्राम आ जाएगा, इसीलिए पहला जो हुआ ऑप्शन वो सही होगा। तो एक क्लोरीन गैस का द्रव्यमान 35.5 में 2 से गुना करने पर 71 ग्राम आएगा, जो कि सही होगा। अगला है कि जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, इसके लिए हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। मांगा गया है, तो हाइड्रोजन हम लोग को पता है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक जो हुआ ऑक्सीजन है। इसमें पूछा हाइड्रोजन की मात्रा, तो 2 हाइड्रोजन यानी 2 और ऑक्सीजन, टोटल इसका वेट कितना होगा? 2 है यानी 2 ग्राम हो गया। टोटल वेट हम लोग को पता है कि 18 ग्राम है, तो यहाँ टोटल लिखेंगे तभी ना परसेंटेज निकलेगा। जिसका मांगा गया है वो, और नीचे लिखेंगे टोटल का, और फिर उसको गुना करेंगे 100 से। 2 9 18 और इसको 9 को करेंगे तो 11.1 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.1। पहला जो होगा, पहला A हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? ऑक्सीजन जो हो गया और हाइड्रोजन का। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा जल से रिलेटेड। ठीक है, तो जल एक तरह से आप लोग याद ही कर लीजिएगा, इतना सॉल्व करिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? तो हाइड्रोजन आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम है, रेशियो पूछ रहा है यानी उसका वेट से हम रेशियो निकालेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है ना, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम हुआ, और ऑक्सीजन एक ही है तो पूरा टोटल मिला के 16 ग्राम इसका हुआ। 2 रहता तो O2 रहता तो यहाँ 32 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 है तो इसको हम लोग रेशियो में काटेंगे, 1/8, 8 19 16 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? जो अक्रिय गैस है वही मुक्त रूप से पाया जाएगा, आर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे 1 मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, मोल कितना है? 0.5 मोल, मतलब 1 मोल का आधा। ठीक है, किसका पूछा? H2O का। तो हम लोग को पता है कि 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है। हम लोग पिछले वीडियो में मोल भी पढ़े हैं। तो 1 मोल मतलब अगर हम एक अणु निकाल दे रहे हैं H2O का, तो उसका द्रव्यमान हम लोग याद रखेंगे 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम कैसे? 2 ग्राम हाइड्रोजन का 16 जो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो 16 और प्लस 2 18 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1 मोल का वेट कितना होता है? 18 ग्राम। इसमें पूछ रहा है कि 0.1 मोल का कितना द्रव्यमान होगा, 0.5 मोल का कितना द्रव्यमान होगा। तो 0.5 मोल का होगा, तो 0.5 में 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 मोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा 9 ग्राम। 9 मोल या 9 ग्राम लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पे मोल नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम ही होगा। 9 ग्राम, क्योंकि 0.5 मोल में पूछा कितना ग्राम होगा, तो 9 ग्राम होगा सही आंसर। ठीक है, आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न यहाँ आपका कह रहा है कि 1.8 H2O के अणुओं की संख्या, 1.8 H2O हो रहा है, इसमें अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं, तो वो हम लोग को बताना होगा। एक अणु अगर हम ले रहे हैं H2O का अगर हम एक अणु ले रहे हैं H2O का, तो कितना होगा? उसका वैल्यू कितना होगा H2O का? मोल में 6.022 × 10⁻23 उसमें परमाणु होंगे। ठीक है, एक अणु में। और यहाँ पूछा कि 1.8 अणु में कितने परमाणु होंगे, कितने अणुओं की संख्या होगी। इसमें देखिए, हम आपको बता रहे हैं, उसमें ये कह रहा है कि 1.8, यहाँ पे ग्राम यूनिट कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे छूट रहा है कि 1.8 जो बोला गया है यहाँ, ये है क्या? 1.8 बोला गया है, ये ग्राम है। ठीक है, 1.8 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 1.8 ग्राम। ठीक है, ग्राम हम लिख ले रहे हैं। ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी है? H2O में अणु की संख्या, ठीक है, अणु की संख्या कितनी है? अगर हम लोग से पूछता, हम लोग को पता है कि एक अणु का भार कितना है? 18 ग्राम। एक अणु H2O का वेट जो मास है, द्रव्यमान है, वो कितना है? 18 ग्राम है। तो हमसे अगर क्वेश्चन में रहता कि 18 ग्राम H2O की अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग लिखते 1 मोल। ठीक है, या लिखते, उसमें अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो 1 मोल में अणुओं की संख्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। अगर पूछता 18 ग्राम में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 1.8 ग्राम में कितनी है अणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि हम लोग को, चूँकि हम लोग को पता है कि H2O जो है, ये तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो उसमें पूरा लिखना नहीं रहेगा। अच्छा, हम ये बता रहे, जैसे 18 ग्राम लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। इसको लिखते हैं मोलर मास। ठीक है, 18 ग्राम। और एटॉमिक मास हुआ, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का होता है, और मॉलिक्यूल का हम लोग लिखेंगे मोलर मास, और वो लिखेंगे ग्राम में। ठीक है, ये तो हो गई बातें। फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से पता करेंगे कि कितना मोल हुआ, तो 1.8, ठीक है, बटा 18, ये ग्राम है, ये ग्राम है, तो ये कितना हुआ? 0.1। ठीक है, 0.1 ये निकल गया मोल। तो हम लोग को पता है कि 1 मोल में कितना संख्या होता है अणुओं का? 0.22 × 10⁻23
3, तो 0.1 मोल में कितना होगा? तो उसमें क्या करेंगे कि जो 23 है वो उसमें एक कम हो जाएगा। 23 कैसे 6.022 हुआ ना, 22 इंटू 10⁻23 और इसको गुना करना है 0.1 से। 0.1 को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/10 भी लिख सकते हैं ना 0.1 के जगह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/10, ठीक है। 0.1 को हम लोग क्या लिखे, 10 लिखे। 10 को जब हम इसमें से भाग करेंगे 10 को, तो यहाँ 10 का पावर 23 है ना, वो एक कम हो जाएगा। 10 से अगर भाग करते तो वो एक कम हो जाएगा, तो 23 से एक कम होके कितना होगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पावर में यहाँ 10 के पावर 22 6.022 इंटू 10 का पावर 22 हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो गया, एक मिनट, यहाँ आंसर हो गया ये 237 का हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 238, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या है? अभी हम लोग जो 6.022 पढ़ रहे हैं वो क्या है, एवोगैड्रो संख्या ही है, ठीक है, एवोगैड्रो संख्या ही है। फिर अगला प्रश्न है कि 239 जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ये 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर, और पूछ रहा है मोल में, ठीक है, मोल में पूछा जा रहा है। तो हम लोग NaCl का पहले निकाल लेंगे कि भार पूरा कितना होता है। NaCl है, इसका भार कितना होगा आप खुद ही बताइए, NaCl का भार कितना होगा। सोडियम का हम लोग को भार पता है कितना होता है, 23.3, क्लोरीन का पता है 35.5 होता है। इसी के आधार पर पॉइंट में नहीं रहता, बस 23 है। सोडियम का वेट हो गया 23 और क्लोरीन का वेट हो गया 35.5। तो सोडियम क्लोराइड टोटल मॉलिकुलर वेट जो मोलर मास बोलते हैं वो कितना हो गया, यहाँ 0.5, 5, 3, 8, 3, 4, 5, 58.5 मोलर मास हो गया, ठीक है। तो मोलर मास जो हो गया, यहाँ हम लोग कितना निकाले थे, 35.5 प्लस 23, यहाँ हम लोग निकाले 58.5, अच्छा 58.5 ग्राम हम लोग एक NaCl का निकाले, और एक 58.5 जो ग्राम निकला, एक अणु अगर हम ले रहे हैं NaCl तो उसका कितना निकला 58.5। तो ये जो हुआ ये 1 मोल के बराबर हुआ, एक अणु यानी 1 मोल। अब पूछ रहा है कि 5.85 ग्राम ये किसके बराबर हुआ, ठीक है, ये किसके बराबर हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इसको भाग करेंगे, ठीक है, भाग करके हम बताएंगे कि कितना हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जब भाग करेंगे तो 1/10 उसका आंसर आएगा, ठीक है, 1/10 में उसका आंसर आएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 5.85 कर रहे हैं और 58.5, इसमें 10 का 1 पॉइंट का अंतर आ रहा है ना, दोनों तो बराबर ही हैं, ठीक है। ये सेम हो गया, तो 1/10 हो गया। जब भाग देंगे, आप लोग को भाग आते ही होगा, भाग देंगे तो यहाँ 1/10 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मीथेन में भार के विचार से कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो हुआ मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। मीथेन किसको बोलेंगे, मीथेन यानी CH4। मीथेन में होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। इसको हम आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे कि मीथेन किसको बोलते हैं, लेकिन आप जान लीजिए जैसे कि सोडियम का क्लोराइड का सबका अपना नाम है, तो इसे CH4 है, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुपात जब भी हम लोग निकालेंगे वेट के अनुसार निकालेंगे, उनका मास जो होगा उस पर निकालेंगे। तो चूँकि हम बोले हैं कि कार्बन का वेट 12 होता है, इसमें पूछा कार्बन और हाइड्रोजन का मास, तो हम लोग को पता है कि कार्बन का वेट होता है 12 और एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम होता है, तो 4 हाइड्रोजन का वेट
4 ग्राम होगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 4 ग्राम 4 3 12 3 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। 3:1 किस में है? ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 241 नंबर। 241 में कहा गया है कि एक बूंद जल में कितने अणु हैं और एक बूंद जल का भार जो होता है 0.05 ग्राम है। ठीक है, एक बूंद बोला है, एक अणु नहीं बोला है। ठीक है, अणु का हमको वेट पता है 18 ग्राम होता है। अणु का वेट इतनी बार पढ़े 16 2 + 2 8 8। एक अणु का वेट कितना होता है? 18 ग्राम। और एक बूंद जो हुआ वो 0.05 ग्राम का। इसमें पूछा है कि एक अणु में एक बूंद में कितने अणु होंगे। ठीक है, कितने अणु से पहले हम लोग, अब यहाँ पे देखिए 10 का पावर में दिया है ना, तो हम समझ गए कि एवोगैड्रो संख्या में मांगा जा रहा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने मोल में निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि 18 ग्राम होता है और यहाँ ग्राम में दिया है 0.05 एक बूंद में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 मिनट, इसमें है कि एक बूंद जल में कितने अणु और एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका निकालना है अणु में कितने अणु हैं। तो यहाँ पे गुना में तो हम समझ ही गए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या है कि 0.05 ग्राम दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं ये एक बूंद का दिया हुआ भार, और हम लोग जानते हैं कि एक अणु जो है जल का H2O उसका भार होता है 18 ग्राम, उसका भार होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो 0.05 ग्राम में 18 ग्राम से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5/18 गुना 100। ये एक मोल का वैल्यू निकल गया, मतलब उसको डिवाइड करके। अब इसको कहा जा रहा है कि अब आप इसको एवोगैड्रो नंबर में दीजिए। अब इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर में करने के लिए, अणु की संख्या बताने के लिए, ग्राम नहीं हम लोग संख्या, मोल भी नहीं, संख्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको गुना करेंगे 0.622 × 10⁻23 से। जब हम इसको गुना भाग कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। सॉरी, इसको ये जो है ये नीचे में है ना, तो यहाँ नीचे में गुना होगा, हम यहाँ ऊपर कर दें, नीचे में होगा क्योंकि 0.05 यहाँ हटा तो ये नीचे में 100 आ गया। तो यहाँ पे ये 100 जब होगा ये इसके साथ जाएगा तो ये 23 से 2 घट के 21 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इस तीनों को गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.67 पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यहाँ ऑप्शन में सी जो ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 के कार्बन और ऑक्सीजन अनुपात से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है या क्या होता है? तो इसमें हम लोग सी होगा, समान होता है। मतलब हम प्रयोग से जैसे जो एग्जाम्पल है एवोगैड्रो का जो 2 नियम सिद्धांत था कि जो अनुपात है वो समान रहता है। हम कहीं से भी ले, जैसे हम बोले थे कि पानी अगर हम समुद्र से ले, नदी से ले, कहीं से भी ले, उसका जो रेशियो है H2O का 1:8 वो सेम रहेगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं से लीजिए उसका जो अनुपात है वो समान रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा में या 100 ग्राम सोडियम में? तो परमाणु जो होंगे वो हम लोग देखेंगे उसके मोलर मास के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग को पता है, जैसे यहाँ पे जो दिया गया है वो तो सेम है। ठीक है, जो बताया गया है कि 100 ग्राम हम लोग तांबा भी 100 ग्राम ले रहे हैं और सोडियम भी 100 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मेन बात ये है कि तांबा यानी कॉपर का जो वेट है और सोडियम का वेट है वो होता कितना है, किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम में या सोडियम में? तो इसमें बोला गया है सोडियम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। और फिर अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? किसी भी यौगिक में 1 मोल 0.22 10 का पावर 23 अणु होते हैं, ये सही है। ठीक है,
इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। देखिए हम भी कंफ्यूज हुए, सही नहीं पूछ रहा है, तो पहला तो सही है। किसी भी यौगिक में 1 मोल का भार ग्राम में व्यक्त उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, बी भी सही है। एसटीपी पर किसी भी गैस 1 मोल का आयन 22.4 लीटर, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि जब जब सब चीज़ स्टैटिक रहता है, टेम्परेचर प्रेशर, तो एक अगर गैस उसका 1 मोल हम ले रहे हैं तो उसका अगर हमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम कितना है इसका या आयतन कितना है, तो 22.4 लीटर होगा। किसी एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 नहीं, मोल नहीं होता है, आयतन 22.4 होता है, ठीक है, आयतन 22.4 होगा। फिर अगला है कि सोडियम और सल्फेट संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे सोडियम का कौन सा है, आप इसमें संकेत बताइए कि सोडियम किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं, और सल्फेट SO4 आयन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है 246 नंबर जो है, टीन और लेड के संकेतक क्रमशः क्या क्या है। टीन का क्या होगा, टीन आप सोचेंगे कि SN जो हुआ TI टीन हो गया, TI टीन नहीं होता है, ठीक है, TI टिटेनियम हो जाता है। टीन जो होता है उसको हम लोग कहेंगे SN, ठीक है। और दूसरा है लेड, LE से मत लेड मान लीजिएगा, लेड का जो सिंबल होता है वो PB होता है, ठीक है। एक बार आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा या आगे पढ़िएगा, उसमें सब जो जितने भी एटम रहते हैं सबका सिंबल जो होता है कुछ कुछ का तो नाम से मैच कर जाता है, लेकिन कुछ कुछ का अलग होता है, जैसे टीन और लीड हो गया, सोडियम आयरन हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर होता है कि परमाणु द्रव्यमान, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, परमाणु का द्रव्यमान जो हम लोग AMU पढ़े थे, एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या है, किस अणु के द्रव्यमान के आधार पर हम अन्य परमाणु, किस अणु या किस परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर हम अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान इकट्ठा करते हैं या हम लोग को जानकारी उससे मिलता है, तो वो हो गया हमारा कार्बन 12 से, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि कार्बन 12 से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। 100 ग्राम अगर लोहा ले रहे हैं या 100 ग्राम सोडियम ले रहे हैं तो किसमें अधिक होगा, तो सोडियम में अधिक होगा, पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि एसटीपी पर गैस का 1 मोल का आयतन क्या होगा, तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि 22.4 लीटर होगा। सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23 है, और एक सोडियम में कितने परमाणु होंगे, एक सोडियम में कितने परमाणु होंगे, 6.022 10⁻23 होंगे, सॉरी 1 ग्राम सोडियम, एक सोडियम में नहीं, 1 ग्राम सोडियम की बात कर रहा है। तो एक सोडियम अणु में कितना ग्राम होता है, 23 ग्राम होता है, सॉरी NaCl नहीं, सोडियम, इसमें होता है 23 ग्राम का। तो इसमें पूछा 1 ग्राम का कितना होगा, तो 6.022 1 ग्राम का होता है, ठीक है, 23, और इसको डिवाइड कर देंगे 23 से, ये 23 उसमें उसको इससे मत कटा दीजिएगा, इसको कटाना है, ठीक है। इसको कटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो C नंबर आ जाएगा, ठीक है, C नंबर आएगा। यहाँ पे कटा के क्या करेगा, एक वो घट क्यों गया है, 6.022 है ना, और 23 है, और 10 का पावर 23 है, तो 6 तो छोटा हो जा रहा है 23 से, तो एक और यहाँ पे लेने के लिए इधर और 2 कर दिया, और यहाँ 23 कर दिए, और ऊपर में यहाँ से एक 0 लिए है ना इधर 10, तो इसीलिए 10 का पावर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 टू पावर ये 2.618 इंटू 10⁻23 C ऑप्शन। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या था, फॉस्फेट PO4 जानते हैं, कैल्शियम Ca जानते ही हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट हम लोग देखे हैं कि इसका 3 निगेटिव होता है, और कैल्शियम का जान जाइए 2 प्लस में होता है, सोडियम 1 होता है, कैल्शियम 2 होता है। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो Ca के नीचे लिखाएगा 3, और फॉस्फेट जो है इसको ब्रैकेट में करें क्योंकि 1 से ज़्यादा, और यहाँ लिखाएगा 2, तो Ca3PO4 2 कहाँ है, ये है यहाँ ऑप्शन C, ठीक है।
अगला आता है कि 3 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। 3 ग्राम अगर हम जल ले रहे हैं तो इसमें कितनी मात्रा ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको पता करने के लिए जल में, तो जल का आप लोगों को पता ही है 18 ग्राम का होता है। जल जो होता है वो 18 ग्राम का होता है। 18 ग्राम में ऑक्सीजन जो है वो 9 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 8 ग्राम। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्यों नहीं एक साथ देख लेते हैं। जो 253 है उसको भी हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि 1 ग्राम अगर हम H2 ले रहे तो हम लोग को पता है कि H2 प्लस O2 यहाँ H2O हुआ। ठीक है, यहाँ प्लस है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। हम लोग को बैलेंस करना भी सीखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो इसको हम लोग को 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसको मैनेज करने के लिए फिर यहाँ 2 से गुना करते हैं। तो एक्चुअल जो इक्वेशन हो गया उसको होगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट हम लोग यहाँ पता करेंगे कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ वेट, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 इसका 2 दूनी 4। तो 4 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है तो 4 हाइड्रोजन वेट कितना होगा, 4 ग्राम होगा। 1 ऑक्सीजन का वेट हो जाता है 16, तो 4 और 2 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, और फिर यहाँ H2, एक H2O का वेट हो जाएगा 18 ग्राम, तो 2 H2O तो 18 दूनी 36 ग्राम होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपका 253 नंबर वाले में कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 4 ग्राम की जगह हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो इसको अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको जब 4 से भाग करें तो इसको भी 4 से भाग करिए, इसको भी 4 से भाग करिए, तो 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो यहाँ हम लोग 8 ग्राम लेंगे। कहेगा कितना जल बना, तो 9 ग्राम जल बना, और कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 8 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग का 8 ग्राम हो गया क्लियर। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा जो हो गया उसमें आते हैं कि कार्बन में एक परमाणु में कितना द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि 12 ग्राम द्रव्यमान में कितने परमाणु होते हैं। द्रव्यमान में परमाणु की संख्या कितनी होती है, परमाणु के द्रव्यमान में परमाणु संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हम लोग को पता है। या हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि 6.022 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। इसीलिए पूछ रहा है कि एक परमाणु जो है, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे 12 और 12 ये नीचे भाग में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये 0.22 हटा भी देंगे तो 6 दूनी 12 लगभग 2 के आएगा, और 10⁻23 तो जब ये ऊपर में आएगा, बटा के ऊपर आएगा तो ये -23 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻23 यहाँ ऑप्शन होगा सही, जो कि हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसको थोड़ा समझने की सूझबूझ की ज़रूरत है इसमें। बाकी आप लोग थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहिएगा तो ये सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन का संकेतक। एक आगे क्वेश्चन पूछता है ऐसा, दूसरा क्वेश्चन पूछा फ्लोरीन का संकेतक क्या होता है। फ्लोरीन का संकेतक नॉर्मल F होता है। निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस आप लोग याद कर लीजिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो नोबल गैस होते हैं, या अक्रिय गैसेस, निष्क्रिय गैसेस, जो भी आप नाम से ले लें उसको नोबल गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं है, हीलियम नोबल गैस है, नियॉन भी है, जेनॉन भी है, नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोरोन का जो संकेतक है उसको क्या बोलते हैं। तो बोरोन केवल B से डिनोट होता है। ठीक है, निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणु
परमाणु नहीं है, 2 परमाणु से नहीं। तो क्लोरीन हम लोग को पता है Cl2 रहता है, नाइट्रोजन N2 रहता है, हाइड्रोजन H2 रहता है, लेकिन फॉस्फोरस P4 होता है। ये 4 परमाणु से मिलकर रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा 4। निम्नलिखित में किसी तत्व की संयोजकता क्या रहती है? संयोजकता अगर हम करें तो उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है उसकी संयोग करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। ठीक है, तो ये ठीक है, हाइड्रोजन के परिप्रेक्ष्य में ये भी आपका सही है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ये हम अगला जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम ये पढ़ेंगे। जो ये बात कहा है वो सही कहा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो संयोजकता को एक्सप्लेन कर रहा है। द्विसंयोजित तत्व कौन से होते हैं? मतलब 2 संयोजन करके बने हुए तत्व कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मैग्नीशियम, जो 2 और अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, संयोजकता आगे के चैप्टर में अच्छे से क्लियर होगा। Mg जो होता है ना, यहाँ पे 2+ लिखाता है, तो ये 2 और अपने साथ जोड़ सकता है, यही इसकी संयोजकता है। फिर आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? अलग अलग टाइप का ऑक्साइड बनाता है, कौन है? कॉपर। सोडियम ऑक्साइड ज़्यादातर NaO हो जाता है, Na2O, और ज़्यादातर ऑक्साइड इसका नहीं रहता है। कैल्शियम का भी ऑक्साइड नहीं रहता, CaCO3, ये सब। एल्युमिनियम का भी मिक्स ऑफ ऑक्साइड, 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, कॉपर। ठीक है, इसका सही आंसर कॉपर होगा। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? कि रासायनिक संयोग होता है, तो ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें नहीं दिया था, तो इसमें ना डाल्टन है, ना लेवोजियर है, ना प्राउस्ट है। ठीक है, ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित आगे के चैप्टर। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? पहला स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तीसरा अपवर्त्य अनुपात का नियम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है, यह किस नियम के अनुकूल है? ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो होता है आप लोग का क्या है। सही कथन को चुने। कोई परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। परमाणु की त्रिज्या माइक्रोमीटर में मापी जाती है, माइक्रो नहीं नैनो होता है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें किसी भी तकनीकी से नहीं देखा जा तकनीक माइक्रोस्कोप से तो देखा जा सकता है, आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु के प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सही कथन है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। यदि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 है तो उसमें निर्मित यौगिक अणुसूत्र, ये हम बता चुके हैं, आप लोग इसको खुद से करके देखिएगा। सोडियम सल्फेट, जैसे सोडियम फॉस्फेट किए थे वैसे ही सोडियम सल्फेट भी करेंगे। सोडियम का यहाँ +1 होता है और सल्फेट का 2- होता है, ये आप लोग करके देखिएगा। इसका ऑप्शन ए है। लोहा और चांदी के संकेतक क्रमशः कौन कौन है? लोहा का संकेतक फेरम से होता है, तो लोहा Fe रहेगा। लोहा का हम लोग पिछले में देखे थे Fe रहेगा, और चांदी जो होता है उसको हम लोग Ag बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन ए। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? अमोनिया हो जाता है NH3, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है NH4Cl। तो इसमें संयोजकता जो होता है पहले में 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, और दूसरे में 4, क्योंकि यहाँ पर 4 इसके साथ हाइड्रोजन है, तो इसीलिए संयोजकता हो जाएगा 3 और 4। मानक ताप और दाब पर किसी गैस में 1 मोल का आयतन कितना होता है? पहले पढ़ चुके हैं कि दाब निश्चित रहेगा, ताप नहीं रहेगा, तो मोल का आयतन 22.4 लीटर रहेगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 से 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 23 ग्राम परमाणु द्रव्यमान मतलब 1 मोल हुआ। ठीक है, जितना वेट होना चाहिए उतना दिया, 1 मोल हो गया, तो ये 46, 23 का दुगना हुआ 46, तो इसीलिए 2 मोल होगा, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे होगा 2। अगला है कि आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। ठीक है, 120 ग्राम वाले यौगिक सरल CH2O यौगिक का अणु सूत्र है क्या? अणु सूत्र कैसे? ये
आणविक द्रव्यमान बोला ना, और इसका अणु कैसे होगा, तो ये बी है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट के सब काट कूट के इतना दिया हुआ है, जैसे 4 8 4 है तो 4 दूनी 8 और 4 ये एक एक कर दिया और यहाँ 2 हुआ। तो इसको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, आणविक सूत्र यौगिक सूत्र ये है, ये इसका आणविक सूत्र हो गया, उसका यौगिक सूत्र ये हो गया। ये आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन चतुष्क परमाणु है कि उसमें 4 परमाणु जुड़ के बनता है, तो यहाँ हो गया SO3। किस पदार्थ में इसको याद कर लीजिएगा, ये SO3 भी चतुष्क परमाणु होता है। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ में अगर कोई अणु है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, तो परमाणुकता एटोमिसिटी कहलाएगी, ठीक है। अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, 3 है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन 3 उसकी संयोजक, जितना उसके साथ संयोजन हुआ है उतनी संयोजकता हो गई। एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र या इतना दिया हुआ है, इसका सरल सूत्र कितना है, तो जैसे 2 का ही ना फॉर्म है, 2 2 4 2 1 2, तो यहाँ 2H2O1, तो यही उसका सरल हो गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, तो आप यहाँ जोड़ लीजिए। कैल्शियम 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 + 1 4 1 5, तो 5 हो गया सी ऑप्शन। 3 ग्राम H2 में पूर्णतः जल में परिवर्तित होने पर कितना O2 चाहिए, ये हम पीछे बताए हैं, उसी के जैसा ये है। और मेरे ख्याल से आप लोग इसको पीछे वीडियो में उसको देख के इसको आगे बनाइएगा कैसे ये बनेगा। इसका सही आंसर है 24, ठीक है। निम्न में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है, मतलब हम ये बोल चुके हैं कि अक्रिय गैसेस है, इस चारों में से हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, जलवाष्प में से बताइए अक्रिय गैस कौन सा है। जल के एक अणु में कितने परमाणुओं की संख्या होती है, तो H2O है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 और 1 3, तो यहाँ बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि 600 BC में किस दार्शनिक ने परमाणु शब्द दिया, देखिए यहाँ परमाणु शब्द खुद ही बोला तो कनाड ने दिया। अल्मीनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, अल्मीनियम Al हो गया और सल्फेट SO4 हो गया। तो हम लोग को पता है अल्मीनियम के साथ हो जाता है, अल्मीनियम के पास 3+ होता है, सल्फेट के पास 2-, तो अल्मीनियम के पास चला जाएगा 2, सल्फेट के पास आ जाएगा 3, तो Al2SO4 और ये पूरी 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, सोडियम के एक अणु का भार कितना होगा, एक अणु का भार पूछा। इसका सही आंसर है 3.8 × 10⁻23 ए। इसमें क्या करिए कि 23 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23 कर दीजिए। इसको अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ये 23 ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 आएगा, और ये जो डिवाइड करिएगा इसका वो आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अणु बोलते हैं। परमाणु की त्रिज्या किससे नापी जाती है, क्या यूनिट होता है उसका, नैनोमीटर होता है। चांदी और सोना के संकेतक क्या करते हैं, चांदी को हम लोग Ag बोलते हैं और सोना को हम लोग Au बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, चांदी को Ag, सोना को Au। इसका आंसर है बी। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, जो एक नाइट्रोजन का जो भार होता है वो 14 होता है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो 3 × 16 लिखाएगा, और इस तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 63, और 63 जब आएगा तो, और इसमें बोला गया है आणविक द्रव्यमान बोला गया, तो हम इसका यूनिट भी लिखेंगे, तो 63U, तो ये हो गया पहला आंसर, ये सी नहीं आंसर होगा, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या रहता है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र रहता है Na2O, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु हीलियम के परमाणु से कितना गुना बड़ा है, भारी है, तो 16 में से 4 घटा दीजिए तो 4 गुना हो जाएगा, 4 बचा तो, ठीक है। क्लोरीन का द्रव्यमान जो दिया गया है 33.5 दिया गया है, ठीक है, और बोल रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, इतना दिया, तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे 33.5 में से ये कुल परमाणु जो है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक परमाणु का
निकल जाएगा। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5.83 × 10⁻³ किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पूछा है कि एक तत्व में कितने परमाणु होता है, तो वह एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही एवोगैड्रो संख्या कहलाती है, जो कि B है। ठीक है। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का द्रव्यमान हमें पता है 32 होता है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, यानी 6.02 × 10⁻23 से हम डिवाइड कर देंगे 23 से, तो हमारा निकल जाएगा ए ऑप्शन 5.33 10⁻23। ठीक है। फिर आता है 11.5 में कितने सोडियम के मोल हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता है सोडियम का जो भार होता है वो 23 होता है। ठीक है। 23 में डिवाइड करेंगे 11.5 से, और ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, तो इसमें एक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये 3 प्रकार के होंगे, इसीलिए 3 आंसर हो गया। 62 ग्राम फॉस्फेट में कितना P4 अणु होता है? तो P4, और हम लोग को यहाँ पे दिया है कि एक P का भार कितना है 3, तो 4 को 31 से गुना करेंगे, और फिर पूछ रहा है कि 62 से कितना है, तो 4 को 31 से गुना करके 62 से भाग करेंगे। ठीक है। 31 से गुना किए, और 62, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और 62 से भाग करेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे कितने अणु हैं, तो इसमें गुना करेंगे 6.02 × 10⁻23 से, और इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। फिर आगे का आंसर है कि एक मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या होता है? कॉपर एक मोल पूछ रहा है, तो 63, और वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है कॉपर, तो इसीलिए 63.5 ही उसका द्रव्यमान होगा। बूंद जल, ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर है कि STP पर 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो CO2 का हम एक मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है। एक मोल का आयतन, तो ये मास निकाल लेते हैं, तो एक कार्बन हम लोग को पता है कि 12 हुआ, और 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32 हुआ, 32 और 12 जोड़ेंगे तो 44 हो गया। ठीक है। तो 44 मोलर मास है ही, और पूछ भी रहा है 44, यानी उतना ही का पूछ रहा है, तो हम लोग को पहले ऑब्जेक्टिव में ही आया है कि STP पर एक मोल का आयतन 22.4 लीटर रहता है, तो उसी पर ये हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा आंसर। तूतिया का रासायनिक सूत्र हम लोग याद कर लेंगे, COSO4 × 5H2, ये जो हुआ ये पॉइंट जो है इंटू में, और इसके वाटर मॉलिक्यूल को दिखाता है। ठीक है। डायबोरेन का अणु सूत्र B2H6 है। ठीक है। डायबोरेन इसको बोलते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि इसका मूल अनुपात क्या है, तो इसमें क्या 2 को इसे 3 से कट गया, तो B, यहाँ 2 एक रहा ना, तो एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, और H3, तो ये होगा सही। संयोजकता क्या है, तो संयोजन करने की क्षमता, पहला ऑप्शन सही हो गया। संयोजकता, संयोजन करने की क्षमता। फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अणु सूत्र क्या आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका अणु सूत्र है C16। ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो इसका ऑप्शन है B, परमाणु का निर्माण और विनाश नहीं हो सकता, निर्माण विनाश हो नहीं सकता, यानी अनश्वर है, क्योंकि उसका नाश तो नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये बताता है। आयन क्या है? धनावेशित परमाणु है, ऋणावेशित है या आवेशित है? तो यहाँ आवेशित ऑप्शन दिया हुआ है, तो आवेशित होगा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश इसके प्रकार होगा। ठीक है। ये हमारा आज कंप्लीट होता है। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, एजुकेशन हब विद प्रगति, इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। जितने PDF हैं, जितने भी MCQ रिलेटेड PDF है, क्वेश्चन से रिलेटेड PDF है, या जो मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर वाइज PDF, वो सारे PDF इस पर मिल जाएंगे। ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं आगे के वीडियो परमाणु की संरचना से रिलेटेड वीडियो ले आऊँगी। आप बने रहिए। थैंक यू।